एक पेरेंट बनना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीलिंग होती है। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज मैं भी रिसेंटली अभी एक पेरेंट बना हूँ। जब हम एक यंग पेरेंट बनते हैं, बैक ऑफ द माइंड में हमारे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सी आने लगती है। और इस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर और फादर के केस में, दोनों के केस में अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मदर को लगने लगता है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छे संस्कार कैसे दे, उसकी परवरिश कैसे करे, उसका ध्यान कैसे रखे, उसकी हेल्थ का कैसे ध्यान रखे, उसको अच्छी एजुकेशन कैसे दे। वहीं एक फादर की अगर बात करें तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। फादर को ऐसा लगने लगता है कि मैं अपने बच्चे का फ्यूचर कैसे सिक्योर करूं, उसके हेल्थ केयर का कैसे ध्यान रख सकता हूं, उसके एजुकेशन के लिए कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं। और कहीं ना कहीं एक यंग फादर के दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में ये सब चल रहा होता है कि यार अभी तो हम अपने फादर पे डिपेंडेंट थे, उनसे पॉकेट मनी ले रहे थे, अभी तो हमारे खुद के खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे, या एक नया आईफोन का मॉडल आने वाला है, नेक्स्ट ईयर नया आईफोन का मॉडल हम लेंगे। बट देखते ही देखते आप खुद एक फादर बन जाते हो। हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें आने लगती हैं कि हमारे पास अच्छी खासी सेविंग्स हो, हम एफडीज खुलवा लेते हैं, एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, वगैरह वगैरह। बट मेरा ऐसा मानना है, सबसे पहले कोई भी सेविंग्स होने से पहले, चाहे आपके पास सेविंग्स ऑलरेडी हो या आप करने वाले हो, कुछ प्लान कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट्स हो या ना हो, सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको लेनी चाहिए वो है हेल्थ इंश्योरेंस। तो आज इस वीडियो में मैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ही बात करूंगा, स्पेशली फॉर द यंग कपल्स एंड यंग पेरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Hey everyone, my name is Karthik and you're watching Wealthy Parenthood by Karthik. So आज इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। नंबर 1, व्हाट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। नंबर 2, हेल्थ इंश्योरेंस कब, क्यों और कितने का लेना चाहिए। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, आपकी अगर अभी शादी हुई है या होने वाली है, या फिर अब एक बच्चा प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी हो चुका है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय। एंड लास्ट में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इंश्योरेंस से रिलेटेड। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ आज के टाइम में दिल्ली एनसीआर जैसी टॉप टीयर सिटीज़ में हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं। तो अभी चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और आप भी अभी देखेंगे कंपैरिजन। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें हॉस्पिटल एक्सपेंसेस इन इंडिया फॉर इन पेशेंट डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट, तो अगर हम बात करें मिड टीयर हॉस्पिटल में दिल्ली एनसीआर, मुंबई या बेंगलोर जैसी सिटीज़ में, तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें, मान लीजिए किसी के पेसमेकर लगता है, पेसमेकर इंस्टॉलेशन, तो एक मिड टीयर हॉस्पिटल में लगभग जो खर्चा बैठेगा आपका 3.5 से 4 लाख रुपए बैठेगा। यहीं अगर हम एक टॉप टीयर हॉस्पिटल की बात करें इन्हीं सिटीज़ में, तो यही खर्चा आपका 4 से 5 लाख रुपए बैठेगा। अब नीचे आते हैं, ये तो थोड़ा एक्सट्रीम केसेस हो गए। फॉर एग्जांपल अगर एक नॉर्मल केसेस की बात करें, तो अगर हम निमोनिया की केस की बात करें जो कि बहुत कॉमन है, और अगर डॉक्टर कहता है कि आपका निमोनिया बिगड़ गया या आपको एक आईसीयू में रखना पड़े, तो अगर हम मिड टीयर हॉस्पिटल की बात करें तो ये खर्चा लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये पर डे, बिकॉज यहाँ पे लिखा है पर डे कॉस्ट इन एन आईसीयू इन 1000, और अप्रॉक्सीमेट डेज ऑफ स्टे इन आईसीयू इज़ 5 to 8 days। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप 20 हज़ार रुपये पर डे दे रहे हैं और आपको अगर 5 दिन भी रुकना पड़े तो 1 लाख रुपये आपका आईसीयू खर्चा आएगा 5 दिन का। वहीं अगर ये अभी मिड टीयर हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ, और यहीं अगर हम टॉप टीयर हॉस्पिटल्स पे जाएँ, फॉर एग्जांपल फोर्टिस हो गया, मैक्स हॉस्पिटल हो गया जैसे दिल्ली एनसीआर में है, तो टॉप टीयर हॉस्पिटल्स में ही काउंट होते हैं मोस्टली ये। तो अगर हम टॉप टीयर हॉस्पिटल्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज तो ये जो खर्चा अभी आपका 18 से 20 हज़ार रुपये हो रहा था, तो यही खर्चा अभी आपका 45 से 55 हज़ार रुपये बैठेगा पर डे। और आपको 5 दिन अगर रुकना पड़ा तो लगभग आपका कहीं ना कहीं 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, एक सिर्फ निमोनिया के केस में, अगर इन केस खुदा ना खास्ता आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़े तो आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट है कंपैरिजन की हॉस्पिटल एक्सपेंसेस की, जो दिल्ली एनसीआर या टॉप टियर सिटीज़ में आज के टाइम में एक्सपेंसेस हैं। और ये आज के टाइम में 2023 के एक्सपेंसेस हैं, आने वाले टाइम में डेफिनेटली बढ़ेंगे। कोविड से पहले आप जानते हैं कि काफ़ी कम थे ये चार्जेस, एंड कोविड के बाद एक्सट्रीमली बढ़ गए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर हम बात करें मैटरनिटी एक्सपेंसेस की, तो एक मिड टीयर हॉस्पिटल में आज के टाइम में 2023 में जो कॉस्ट आती है एक सिजेरियन डिलीवरी की, जो हम 4 से 5 दिन जिसमें रखना पड़ता है,
तो लगभग जो कॉस्ट आती है लगभग ऑन एन एवरेज 60,000 रुपीज़ 50,000 रुपीज़ के आसपास बैठती है, अपार्ट फ्रॉम द मेडिसिन ऑफ कोर्स। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एज द नेम सजेस्ट आपकी हेल्थ इमरजेंसीज में काम आता है। सो इन केस खुदा ना खास्ता आपको कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए, तो जो आपका जो भी ट्रीटमेंट होगा उस हॉस्पिटल में, जो भी उसका बिल आया होगा, फॉर एग्जांपल 50,000 इज़ द बिल, तो वो 50,000 बिल आप खुद ना पे करके अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे वो 50,000 का बिल पे कर देगी। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? तो चलिए आगे और भी समझते हैं इसके बारे में। तो इसी से हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, हेल्थ इंश्योरेंस कब, क्यों और कितने का लेना चाहिए। सो हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना चाहिए? सो बहुत से ऐसे लोगों का मानना है कि अभी हेल्थ इंश्योरेंस की अभी नीड नहीं है, अभी तो हम 30s में हैं, 25 के हैं, जब आगे बीमार पड़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल 50s में, तब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। बट ऐसा नहीं होता। हेल्थ इंश्योरेंस आप जितनी जल्दी ले सकते हो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही है कि आप जितनी कम एज के होते हैं आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी आप एनुअली पे करते हो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो भी कम होता है। आप जैसे जैसे एज में बढ़ते जाओगे तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं जो 30-31 की एज के अराउंड है और वो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं आज के टाइम में 10 लाख कवर का, तो रफली अराउंड 15 से 20 हज़ार रुपये का उनका एनुअल प्रीमियम जाएगा हेल्थ इंश्योरेंस का। सो यही हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप अभी आपकी एज 50 है और आप लेना चाहोगे तो यही हेल्थ इंश्योरेंस आपको 40 से 45 हज़ार रुपये का पड़ेगा ऑन एन एवरेज। सो आपने डिफरेंस देखा है, जो हेल्थ इंश्योरेंस आपको 30 की एज में 15,000 रुपये का पड़ रहा था, तो यही हेल्थ इंश्योरेंस जस्ट बिकॉज आपकी एज बढ़ गई है, 50 हो गई है, तो यही हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गया है। सो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपके हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ने लगते हैं, तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एक हॉस्पिटल में एडमिट होने की। तो इसी डर से हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा देती है इन कंपैरिजन कि आप जब यंग हो तो आपके हेल्थ इश्यूज़ बहुत कम होंगे या नेग्लिजिबल होंगे, तो आपके चांसेस या प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी एक हॉस्पिटल में एडमिट होने की। तो इसलिए आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत कम रहता है उस केस में। सो अब हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। सो मेरा ऐसा मानना है हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपकी लाइफ के लिए। एंड किसी भी इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स होने से पहले आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। बिकॉज आपके पास मान लीजिए आप आज हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, मान लीजिए आपके पास 5 लाख की आपने सेविंग्स करके रखी है, खुदा ना खास्ता आपको कल कुछ हो जाए और आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए, मान लीजिए आप 5-10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे, तो यही जो आपके 5 लाख सेविंग्स थे ये एक बार में ख़त्म हो जाएंगे। सो वहीं आपके पास अगर एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होगा जिसका आप सालाना मुश्किल से 20,000 रुपये प्रीमियम दे रहे होंगे इस एज में, तो यही हेल्थ इंश्योरेंस आपके वो 5 लाख बचा देगा और आपका सारा बिल हॉस्पिटल से डायरेक्टली सेटल करा देगा और आपके वो 5 लाख आपके पास सेविंग्स में पड़े रहेंगे। सो आपकी सेविंग्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगी और आप काफ़ी मेंटली भी स्ट्रेस फ्री रह सकोगे। एंड आज के टाइम में आपने देखा ही हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो गया है, तो पहले के मुकाबले चांसेस ज़्यादा हैं लोगों को डिसीजेस बहुत जल्दी जल्दी एज में हो रहे हैं। एंड अभी अभी रिसेंटली हमने देखा ही था कोविड के टाइम में क्या हाल हुआ था। एंड उन लोगों के पास जिनके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था उनकी लाइफ टाइम सेविंग्स ख़त्म हो गई हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, तो उस चीज़ से भी हमें एक सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारे पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होगा तो हमारी हेल्थ इमरजेंसीज़ में काम आएगा। एंड सबसे बड़ा पॉइंट तो मैं ये मानूंगा कि हम एक स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी जी सकेंगे। सो अब हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस हमें कितने का लेना चाहिए। सो मेरा ऐसा मानना है इन टुडेज टाइम अगर आपकी एज 25 से 35 के बीच में है, सो मिनिमम से मिनिमम आपके पास 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। बिकॉज मैंने आपको अभी रिसेंटली अपने लैपटॉप स्क्रीन पे चल के दिखाया था कि टॉप टीयर हॉस्पिटल्स और मिड टीयर हॉस्पिटल्स का कंपैरिजन दिखाया था कि अलग अलग ट्रीटमेंट्स का क्या कॉस्ट बैठता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 5 लाख का कवर कम से कम आपके पास होना चाहिए। और यही आपका कवर अगर 7.5 लाख 10 लाख भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे खुद के पास 10 लाख का कवर है जिसमें मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा एडेड है। सो 10 lakhs इज़ अ प्रीटी डिसेंट अमाउंट फॉर अ हेल्थ इंश्योरेंस कवर इफ़ यू आर बिटवीन 25 to 35 ईयर्स ऑफ एज। सो अगर आपकी एज 35 प्लस है आज के टाइम में, तो यही हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम आपके पास 10 लाख रुपए का होना चाहिए। सो अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूम रेंट लिमिट की। सो रूम रेंट लिमिट सुनने में तो बहुत आसान सा लग रहा होगा या छोटा सा वर्ड लग रहा होगा, बट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन एनी ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी।
एंड आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस पॉइंट की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको देखना चाहिए। सो एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं रूम रेंट लिमिट क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो अगर आपके पास 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस करें तो 5,000 रुपये आपकी रूम रेंट लिमिट होगी पर डे। सो मान लीजिए आप कल एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जहाँ का रूम रेंट है 6,000 रुपीज़ और आपका रूम रेंट लिमिट जो आपकी पॉलिसी में दिया गया है वो 5,000 रुपये है, तो आपको लगेगा 1,000 रुपये का ही डिफरेंस है, कोई बात नहीं, 1,000 रुपये मैं अपनी जेब से दे देता हूँ। और मान लीजिए अगर आपको 5 दिन का एडमिट होना पड़ा तो 5,000 रुपये ही आपको टोटल अपनी जेब से देना पड़ेगा, बाकी का हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनी संभाल लेगी। जनरली लोग ऐसे ही सोचते हैं, बट ज़्यादातर पॉलिसीज़ में ऐसा नहीं होता। तो आपने जो 6,000 रुपये का रूम लिया था अगेंस्ट योर 5,000 रूम रेंट लिमिट, तो ये जो 20% का डिफरेंस आया रूम रेंट में, तो आपका जो टोटल हॉस्पिटल बिल होगा वो भी 20% से ही डिडक्ट हो जाएगा। सो मान लीजिए आपका 5 दिन का हॉस्पिटल बिल 1,00,000 रुपये बैठेगा, तो यही 1,00,000 रुपये 20% से डिडक्ट हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज आपने अपने रूम रेंट लिमिट से 20% ज़्यादा अमाउंट का लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि रूम रेंट लिमिट किस हिसाब से आप देखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है आपको ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जहाँ पे रूम रेंट लिमिट हो ही ना। सो वही अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो आज के टाइम में आपने देखा होगा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कहीं कहीं आपने देखा होगा कि रूम रेंट लिमिट में अमाउंट की जगह एक स्टैंडर्ड एसी रूम ऐसे करके लिखा होता है। तो यही जो स्टैंडर्ड एसी रूम होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप डीलक्स रूम ले लेंगे, स्वीट रूम ले लेंगे। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज देखती हैं, सो आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड एसी रूम मिलेगा जो लोएस्ट कैटेगरी का होगा उस हॉस्पिटल में। और अगर आपके पास ये पॉलिसी हुई और आप स्वीट में एडमिट हो गए तो वही उसी प्रोपोर्शन में आपका टोटल बिल भी डिडक्ट हो जाएगा। सो मेरी राय में अगर आप एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो वही पॉलिसी लीजिए जिसमें देयर इज़ नो रूम रेंट लिमिट। अब हम अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज एंड वेटिंग पीरियड्स। सो प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज ऑल्सो नोन एज पीईडीज, ऐसी बीमारियां जो आपको ऑलरेडी होती हैं जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हो। और मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंसेस पॉलिसीज़ में एक स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड दिया जाता है अगर आपको कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिसीजेज है उसके अगेंस्ट में। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको डायबिटीज़ है और जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसमें डायबिटीज़ का प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ जो है आपकी, उसका वेटिंग पीरियड 2 साल दे रखा है। तो अगर आप कभी एडमिट होते हैं उस 2 साल के अंदर अंदर, मान लीजिए आप 1.5 साल में एडमिट होते हैं पॉलिसी लेने के बाद और आपको डायबिटीज़ के रिलेटेड इलनेस होती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी आपको क्लेम नहीं देगी, यानी कि जो भी आपका बिल आएगा हॉस्पिटल का वो आप पे करोगे अनटिल एंड अनलेस 2 साल आपके हो जाएं उस प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस को। तो एक वेटिंग पीरियड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वेटिंग पीरियड समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज यानी कि पीईडीज की एक्चुअल डेफिनेशन इंश्योरेंस टर्म्स में क्या होती है। सो प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज वो डिसीजेज हैं कि जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो तो 4 साल यानी कि 48 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जो डिसीजेज हुई होती हैं वो आपको मेंशन करना ज़रूरी होता है। और 4 साल से पहले आपको कोई डिसीज़ हुई हो और आप ठीक हो गए हो तो वो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज में मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता अनटिल एंड अनलेस उसका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा हो आपका या वो ठीक नहीं हुई हो। सो प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज मेंशन करना अपनी पॉलिसी खरीदते हुए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो भी आपको प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ है वो सारी की सारी आपको बिना झिझक बिना छुपाए आपको इंश्योरर को आपको मेंशन करनी चाहिए, चाहे उसमें वेटिंग पीरियड हो या ना हो। बिकॉज आगे जाके अगर आपके इंश्योरेंस कंपनी को पता लगता है कि आपको ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ थी और आपने इंश्योरेंस लेते वक्त वो चीज़ उनसे छुपाई, तो उसके पास पूरा राइट होता है कि वो आपका पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट कर दे। तो सोचिए आप हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए, आपने सारा खर्चा भी किया, बट आपको बाद में पता चलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस ने आपका सारा का सारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया, तो कितना ज़्यादा बुरा लगेगा और आपकी सेविंग्स कितनी ज़्यादा इफेक्ट होंगी आप समझ सकते हैं। और हाँ, मैं ज़रूर बोलूँगा, बहुत से मैंने केसेस में देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेने जाते हो तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपको बातों बातों में तो बोल देता है कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा बहुत नहीं भी मेंशन करोगे तो चल जाएगा, ये सारी डिटेल्स मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। बट मैं यही रिकमेंड करूँगा आप उसको ज़रूर बोलो कि नहीं, मेरे को सारी चीज़ें अपनी जो भी मेरे को 48 मंथ्स के अंदर अंदर हुई हैं वो सारी की सारी मेंशन करनी है, चाहे वो एक छोटा सा आपका हाथ का फ्रैक्चर ही क्यों ना हो, और वो अगर 48 मंथ्स के अंदर अंदर हुआ हो
तो वो भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ में आपको उधर मेंशन करना, अपने जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ मेंशन करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। तो ताकि आपको कोई भी आप चांस मत छोड़िए जब आप क्लेम लेने जाए कि इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई भी ऐसा क्लॉज या वो ढूंढ के टर्म्स एंड कंडीशंस ना निकालना है ताकि वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर सके। और मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ में एक वेटिंग पीरियड नाम की चीज़ ज़रूर होती है। तो जो भी वेटिंग पीरियड्स होते हैं स्पेसिफिक डिसीज़ के या जो भी चीज़ें होती हैं वो आप ज़रूर क्लॉज पढ़ना। मैं यही रिकमेंड करूँगा आप जो भी पॉलिसी लो उसमें ज़रूर चेक करो कि कम से कम वेटिंग पीरियड हो, लीस्ट वेटिंग पीरियड वाला ही आप प्रेफर करो अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में मेरे को ये चीज़ हो सकती है। एंड वेटिंग पीरियड की जब हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पॉलिसीज़ में हम देखते हैं कि मैटरनिटी क्लॉज एक होता है और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस यानी कि आपका डिलीवरी हो गई, उससे मैटरनिटी से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा आपका, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसमें एक वेटिंग पीरियड मेंशन होता है। या कुछ पॉलिसीज़ में मैटरनिटी का क्लॉज ही नहीं होता, वो आपका कवर ही नहीं होता, बट जिनमें कवर होता है उसमें एक वेटिंग पीरियड दिया गया होता है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जिनकी अभी भी मैरिज हुई है या जो आगे अभी बेबी प्लान कर रहे हो तो वो मैटरनिटी क्लॉज का जो पॉइंट होता है वो ज़रूर देखें अपने पॉलिसी में कि उस पॉलिसी में क्या दिया गया है और उसके अगेंस्ट कोई वेटिंग पीरियड है भी या नहीं है। तो वो ज़रूर चेक करिएगा और उसी अकॉर्डिंग प्लान करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आपको वो क्लेम ईजिली मिल सके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो है कोपे यानी कि को पेमेंट। को पेमेंट मतलब कितने परसेंट अमाउंट आप पे करेंगे एंड बाकी का कितना परसेंट आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी पॉलिसी में आपको दे रखा है 20% इज द को पेमेंट अमाउंट यानी कि जो आपका हॉस्पिटल का टोटल बिल आएगा आपको जब एडमिट होंगे तो 20% पेमेंट उसमें से आप करेंगे एंड बाकी का जो 80% होगा अमाउंट वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो भी पॉलिसी लें उसमें कोई भी कोपे ना हो एंड पूरा का पूरा यानी कि 100% जो हॉस्पिटल का बिल हो वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही पे करे, आपको कुछ भी पे करना ना पड़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेटवर्क हॉस्पिटल्स यानी कि आप जो भी कंपनी की पॉलिसी लें उसके नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल ज़्यादा से ज़्यादा हो। कोशिश तो यही रहती है सबकी कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स उसके अंडर आएँ और सबसे बड़ी चीज़ जो भी हॉस्पिटल्स उसके अंदर आए उसमें आपको कैशलेस फैसिलिटी मिले यानी कि आप जब भी हॉस्पिटल में आप एडमिट हो आपको अपनी जेब से कुछ भी पैसा ना खर्च करना पड़े एंड पहले ही ताकि अप्रूवल मिल जाए कैशलेस फैसिलिटी का एंड सारा का सारा बिल आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली अपने हॉस्पिटल के साथ सेटल कर लेगी। यानी कि बहुत से केसेस में होता है जैसे जहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी नहीं होती वहाँ पे आपको तो पहले अपना हॉस्पिटल का जो भी बिल हुआ वो आप पे कर दोगे एंड बाद में आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रिइंबर्स करेगी जितना भी सारा आपने अमाउंट स्टार्टिंग में पे करा होगा। सो कल को अगर आपको एडमिट होना पड़ जाए और हॉस्पिटल का बिल मान लीजिए 5 लाख रुपए बैठता है तो वो 5 लाख जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको बाद में रिइंबर्स करेगी कुछ दिन के बाद जब आप डिस्चार्ज हो जाओगे उसके बाद एंड पहले आपको वो अपनी जेब से ही देने पड़ेंगे। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप ये पहले देख लें कि आपके सिटी में किस किस में कैशलेस फैसिलिटी है। आप जाके देख सकते हैं आपके पास जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हैं या आप जो लेना चाहते हो उन सबकी वेबसाइट्स पे नेटवर्क हॉस्पिटल्स या कैशलेस फैसिलिटी के ऑप्शन दे रखा होता है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मेरी सिटी में कौन कौन से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे मेरे को कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाएगा। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु आर डूइंग अ प्राइवेट जॉब। सो बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको उनके एम्प्लॉयर के थ्रू ही हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है एंड उनको लगता है हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास एक सेकेंडरी हेल्थ इंश्योरेंस भी होना बहुत ज़रूरी है इवन इफ़ योर एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड यू विद अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो मैं यही बोलूँगा कि मान लीजिए आप एक जॉब में हैं जिसमें आप 4 साल तक जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिली हुई है। मान लीजिए 4 साल के बाद आपका मन करा जॉब चेंज करने का एंड यही अगर आप दूसरी जॉब में जाएंगे तो जो आपका पुराना वाला हेल्थ इंश्योरेंस होगा वो अब वैलिड नहीं रहेगा और नए हेल्थ इंश्योरेंस आपका दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। भले ही आपने उसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड ले लिया हो या दूसरे बेनिफिट्स ऑलरेडी आपने एक्यूमुलेट कर लिए हो बट वो अब वैलिड नहीं रहेंगे बिकॉज आपने कंपनी चेंज कर दी है। तो नया एम्प्लॉयर जो होगा हो सकता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे या ना दे। अगर नहीं देगा तो और बड़ी टेंशन हो जाएगी बिकॉज आपकी एज भी बढ़ गई है। तो एज के बढ़ने के साथ साथ आपका प्रीमियम भी बढ़ जाएगा जो कि अगर आपके पास स्टार्टिंग से एक सेकेंडरी हेल्थ इंश्योरेंस होता तो आपका प्रीमियम आप सोचिए आपका प्रीमियम वही रहता इनकेस आपने अभी कोई क्लेम ना लिया होता। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आपके पास एक सेकेंडरी हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये तो हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास परमानेंट रहेगा सेकेंडरी वाला, चाहे आप जॉब चेंज करें या ना करें। और जॉब अगर आप चेंज करेंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस भी चेंज होता रहेगा और जो आपने बेनिफिट्स एक्यूमुलेट करे होंगे यानी कि वेटिंग पीरियड मान लीजिए आपने 2 साल का पिछले जॉब में
निभाया, अब नए जॉब में आपको दोबारा से वो 2 साल का वेटिंग पीरियड निभाना पड़ेगा। नो क्लेम बोनस जो आपने पिछली जॉब में एक्यूमुलेट करा, मान लीजिए 10 लाख का अब 12.5 लाख हो गया आपका थ्रू नो क्लेम बोनस, अब वही नई जॉब में दोबारा से 10 लाख से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए। एंड मेरे अकॉर्डिंग आपको मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, तो कम से कम 5 लाख का तो आपके पास एक सेकेंडरी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए टू बी ऑन द सेफर साइड। और कुछ कुछ वर्स्ट केसेस में हम ये भी देखते हैं कि मान लीजिए कोई जॉब में है, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है, अब वो नए जॉब पे स्विच कर रहा है, बट बीच में उसने मान लीजिए 6 महीने का ब्रेक ले लिया, तो उस 6 महीने के ब्रेक में उसके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं रहेगा। और वो जो 6 महीने का ब्रेक होगा, मान लीजिए उस ड्यूरेशन में आपको ज़रूरत पड़ गई हॉस्पिटल में एडमिट होने की, तो वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं कर पाएगा, बिकॉज आपके पास अभी तक कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। और अगर यही आपने एक सेकेंडरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्टिंग से लेके चली होती, तो वो सेकेंडरी पॉलिसी अब काम आती है आपके ये 6 महीने के ब्रेक में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक सेकेंडरी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो। सो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है पेरेंट्स हेल्थ इंश्योरेंस। सो मेरा ऐसा मानना है कि आपको अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप ले रहे हैं तो वो अलग लेना चाहिए, और अपना अपनी वाइफ का और अपने बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस अलग लेना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मान लीजिए आप 5 मेंबर हैं एक फैमिली में, आप, आपकी वाइफ, आपका बच्चा, आपकी मदर और आपके फादर। मान लीजिए फादर आपकी फैमिली में सबसे बड़े हैं, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, जनरली केसेस में यही होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम डिसाइड होता है एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली की एज से। सो इस केस में जो आपका प्रीमियम होगा हेल्थ इंश्योरेंस का, वो आपके फादर की एज पे डिपेंड करेगा, जो कि बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज मैंने जैसा कि बताया जितनी ज़्यादा आपकी एज बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर अपने पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं तो अपने पेरेंट्स का, यानी कि मदर और फादर का हेल्थ इंश्योरेंस सेपरेटली खरीदिए, एंड अपना अपनी वाइफ का और अपने बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस सेपरेटली खरीदिए, ताकि आपको कम से कम प्रीमियम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर मिल सके। तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे, यानी कि अगर आपकी अभी अभी शादी हुई हो या होने वाली हो, या आप अभी रिसेंटली आप एक पेरेंट बने हो या बनने का प्लान कर रहे हो, तो किन किन चीज़ों को आपको कंसिडर करना चाहिए आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम। सबसे पहले आप जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो या आपके पास ऑलरेडी है, तो आप उसमें ज़रूर देख लेना कि आपके पास मैटरनिटी कवरेज इंक्लूडेड है आपके पॉलिसी में या नहीं है। बिकॉज बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो मैटरनिटी एक्सपेंसेस को और उससे रिलेटेड चीज़ों को कवर नहीं करती हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। मैटरनिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस यानी कि आपके बच्चे की डिलीवरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस, और उस ड्यूरेशन में पोस्ट एंड प्री डिलीवरी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हों वो सारे कवर हों आपके हेल्थ इंश्योरेंस में, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। एंड ज़्यादातर पॉलिसीज़ जिसमें मैटरनिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस कवर होते हैं उसमें एक वेटिंग पीरियड ज़रूर होता है, जो कि 9 मंथ से लेकर 36 मंथ्स तक होता है जनरली। मिनिमम 9 मंथ्स होता है, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी और टेकिंग। ऑन एन एवरेज 2 साल तो रहता ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो आप जो भी पॉलिसी लो उसमें ये चीज़ ज़रूर देखना कि मैटरनिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस के लिए वेटिंग पीरियड कितना है, एंड उसी अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपका क्लेम रिजेक्शन ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लेम मिल सके। और बात आती है, मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, अब आपका बेबी भी हो गया है, तो उसको ऐड कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है पॉलिसी में, बिकॉज ज़्यादातर पॉलिसी स्टार्टिंग से बच्चे को कवर नहीं करती हैं अपनी पॉलिसीज़ में, आपको ऐड कराना पड़ता है अलग से उसको। और जब भी आपको अपने बेबी को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड कराना है तो उसके 2 मेथड्स होते हैं, या तो आप एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल करा सकते हो या बिफोर रिन्यूअल करा सकते हो। और जब आप बिफोर रिन्यूअल अपने बेबी को अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करते हो तो मिनिमम 90 डेज़ का पीरियड मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में होता है कि 90 डेज़ के बाद ही वो आपके बेबी को आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड करेंगी, और ये प्रो रेटा बेसिस पे होता है। प्रो रेटा मतलब मान लीजिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल दिसंबर में आने वाला है, और अभी मान लीजिए चल रहा है सितंबर, और आप अभी सितंबर में अपने बेबी को ऐड कराना चाहते हो, वो 90 डेज़ का मिनिमम हो चुका है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने का ही प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं प्रो रेटा बेसिस। एंड नेक्स्ट टाइम से जब रिन्यूअल होगा तो वो पूरा प्रीमियम आपसे लेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको 4 महीने का प्रीमियम ही देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप बीच में अपने बेबी को ऐड करा सकते हो, प्रोवाइडेड वो 90 डेज़ का हो गया हो या हो गई हो। एंड आपका बेबी अगर सिजेरियन सेक्शन से हुआ है तो मेक श्योर आपका जब भी पॉलिसी रिन्यूअल का टाइम आए तो आप वाइफ के नीचे अपना प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ में ये सिजेरियन सेक्शन वाला प्रोसीजर ज़रूर मेंशन करें, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी हो जाता है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ में मेंशन करना, ताकि आगे जाके आपका कोई अगर क्लेम हो तो वो रिजेक्ट ना हो इस बेसिस पे कि आपने वो सिजेरियन सेक्शन मेंशन नहीं करा था 48 मंथ्स के अंदर अंदर।
एंड अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी पॉइंट नंबर 5 की तरफ। मैंने आपको बोला था मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आपके मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड ये वीडियो किसी भी वेबसाइट या किसी भी कंपनी ने स्पॉन्सर नहीं करी है, तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ और मैं अपना पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ, जो भी मेरे को अच्छा लगा या पसंद आया, जितना भी मैंने रिसर्च करा। तो आपके मन में कोई भी डाउट्स हो तो आप इस वेबसाइट पे ज़रूर जाके चेक कर सकते हो अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले। एंड आप इनसे फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हो विदाउट एनी चार्जेस। एंड उस वेबसाइट का नाम है बेशक.org। नीचे लिखा भी आ रहा होगा बेशक.org। तो आप इस वेबसाइट पे ज़रूर देखना जाके। ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा हद तक मेरे को काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लगी एंड अनबायस्ड। सारे इन्होंने रिव्यूज़ दे रखे हैं हेल्थ इंश्योरेंस और जो भी क्लॉजेज होते हैं उनके बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है एक सारे टॉपिक्स को विद एग्जांपल्स। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी अपार्ट फ्रॉम द अदर वेबसाइट जहाँ पे सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस, पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में दिया होता है। बिकॉज आज के टाइम में हम जैसे यंग जनरेशन कुछ भी चीज़ लेने से पहले एक प्रॉपर हम सोचते हैं कि प्रॉपर रिसर्च कर लें, प्रॉपर अच्छे से पढ़ लें उस चीज़ को, ताकि आगे जाके कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं ये समझता हूँ हम जैसे यंग जनरेशन के लिए स्पेसिफिकली ये वेबसाइट बहुत काम आने वाली है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके ज़रूर देखना। एंड इस वीडियो से या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड भी आपके कोई डाउट्स हो या कुछ भी मन में क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि सबके कमेंट्स आंसर करूँ जल्दी से जल्दी। और ये मेरे चैनल पे मेरी पहली वीडियो होने वाली है स्पेशली रिलेटेड टू यंग पेरेंट्स। एंड आने वाले टाइम में इस चैनल पे आपको काफ़ी रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेंगी रिलेटेड टू फाइनेंस, स्पेशली फॉर यंग पेरेंट्स लाइक मी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि आपको आगे आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। And I'll see you guys in the next video. Thank you for watching Wealthy Parenthood by Karthik.